बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत हमेशा से ही बड़ी अनप्रेडिक्टेबल रही है। कल पाकिस्तान की सियासत में क्या होगा कभी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। आज भी एक बहुत ही अनसर्टन सिचुएशन है, गैर यकीनी सूरत हाल है पाकिस्तान की सियासत में। अवाम के मसाइल तो ऑब्वियसली मौजूद हैं ही, हुकूमत के लिए मुश्किलात उस फ्रंट पर तो हैं, लेकिन साथ ही साथ हुकूमत के कुछ अपने लोगों की जानिब से, और जब मैं कहती हूँ कि अपने लोगों की जानिब से तो उसमें PTI के लोग शामिल हैं जो एतराज़ात उठा रहे हैं हुकूमत के बहुत सारे आइंदा मुमकिन इक़दामात में, जिस पे कानून साजी जो कि जॉइंट सेशन में करना चाहती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और वो ना हो सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने भी बेशतर लोगों ने उस पर एतराज़ किया, और साथ ही साथ जो इस हुकूमत के इत्तेहादी हैं, चाहे वो GDA है, MQM है, PMLQ है, उनकी तरफ से भी एतराज़ात सामने आना शुरू हो गए हैं। इत्तेहादियों के एतराज़ात माजी में भी रहे हैं, उनकी तरफ से भी रिजर्वेशंस रही हैं, लेकिन इस बार हर पार्टी जो है वो हुकूमत की परफॉर्मेंस को लेकर कहीं ना कहीं से जान छुड़ाने की बात कर रही है। और जो भी उनके इजलास हो रहे हैं, चाहे वो MQM के हों, चाहे वो PMLQ के हों, तो उसमें से खबरें यही आ रही हैं कि मशवरे ये दिए जा रहे हैं कि जितना जल्द हो सके अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से दूर कर लें, नहीं तो आइंदा इलेक्शन में अवाम के पास क्या लेकर जाएंगे। अगर यही परफॉर्मेंस रही तो फिर हमारे जो वोटर हैं वो भी हमारा साथ नहीं देंगे, और जिन लोगों के हल्के हैं यकीनी तौर पे उन पे प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये प्रेशर इस हद तक है इन इत्तेहादी जमातों पर कि ये हुकूमत से अलहदगी का फैसला कर लेंगी, और इस अपॉर्चुनिटी को अपोजिशन किस तरीके से अवेल कर सकेगी। क्योंकि आपको याद होगा कि जब PDM बनी तमाम जमातें मुत्तफिक थीं, तो उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सजेशन ये आया था कि आप नो कॉन्फिडेंस वोट लेकर आएँ और स्टार्ट करें पंजाब से उस्मान बुज़दार साहब से, और PMLN को उन्होंने ऑफर की थी क्योंकि ज़ाहिर है अपोजिशन लीडर पंजाब में उनके हैं हमजा शहबाज साहब, कि आप उनको बना दें पंजाब में वजीर आला, लेकिन स्टार्ट आप यहाँ से करें और उसके बाद विफाक में नो कॉन्फिडेंस मूव जो है वो होनी चाहिए। लेकिन इस पर भी तमाम जमातें इत्तफाक नहीं कर सकी थी। लेकिन अब जो सजेशन है ये पीपल्स पार्टी की तरफ से आई, और मौलाना साहब से जब बिलावल साहब की मुलाकात हुई तो लगता है कि ये मामला आगे बढ़ रहा है, या यूँ कहिए कि इस वक्त जो सियासी टेम्परेचर है, या फिर टू टेस्ट द वाटर्स, अपोजिशन ये चाहती है कि संजरानी साहब से आगाज़ किया जाए, चेयरमैन सेनेट वो बने। हालांकि अक्सरियत नहीं थी, लेकिन फिर भी संजरानी साहब जो हैं वो चेयरमैन सेनेट उस वक्त मुंतखब हो गए थे। सो ये गैर यकीनी सूरत हाल वाकई क्या अब अपोजिशन के लिए किसी न किसी यकीन को जन्म दे रही है, ये भी आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। मेहमानों का पहले आपसे तारुफ करवा दूँ, हमारे साथ अमजद अली खान न्याजी साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा PTI के MNA हैं। बहुत शुक्रिया न्याजी साहब आपका। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं PMLN के। हमारे साथ वसीम अख्तर साहब भी मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा MQM और फॉर्मर मेयर कराची भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों की तशरीफ़ आवरी का। मैं जावेद अब्बासी साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो भी सिचुएशन है, चाहे वो हुकूमत के अपने इत्तेहादी इन मामलात से नाराज़ हैं या गुरेज कर रहे हैं, इनकी परफॉर्मेंस को लेकर रिजर्वेशंस का इजहार कर रहे हैं, या ख़ुद हुकूमत के लोग, जैसे परवेज़ खट्टक साहब का नाम सामने आया जिन्होंने वज़ीर आज़म को जाकर कहा कि ये EVM के मामलात जो हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के जो मामलात हैं, उस पर उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और हमारी इत्तला ये है कि ये PTI के अपने लोगों की भी तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जा रही है इस मामले को लेकर। लेकिन अपोजिशन के पास ये कैसी अपॉर्चुनिटी है, और ये जो संजरानी साहब के हवाले से हम सुन रहे हैं, क्या अपोजिशन वाकई इस वक्त ये कर पाएगी, इसमें कामयाब हो सकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सादिया साहिबा। देखिए, ये हुकूमत एक बंद गली में चली गई है। बड़े अरसे से अपोजिशन भी कह रही थी, इसे लोग भी कह रहे थे कि जो आपकी पॉलिसीज हैं, जो आप डिलीवर नहीं कर रहे, जो महंगाई का तूफान है, जो प्राइसेस बढ़ रही हैं, जो बैड गवर्नेंस है आपकी सूबों के अंदर, ये आपको ले डूबेगी। और अगर कहीं से आपको कोई सहारा मिला भी हो तो सारा एक वक्त तक रहेगा, फिर एक ऐसा प्रेशर आता है कि फिर सारे जो हैं वो काम नहीं करते, और आप उस तरफ लैंड कर जाएंगे जहां से आपका फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। जब भी अपोजिशन ने उनको कोई सीरियस मशवरा दिया, आपके नॉलेज में है, आप चीजों को देखती हैं कि कोई 2-2.5 साल पहले शहबाज शरीफ साहब ने नेशनल असेंबली में स्पीच की, उन्होंने कहा कि देखें इस मुल्क की इकानमी बहुत
मुश्किलात में चली गई है, डॉलर ऊपर जा रहा है, चीजें बड़ी महंगी हो रही हैं, लोगों को पाकिस्तान में बड़ी तकलीफ है। आए सारे बैठकर चार्टर ऑफ इकॉनमी करें और हम आपकी मदद करें और सारे मिलकर इसको काम करें, क्योंकि ये रियासत का एक मामला है और हम चाहेंगे कि पाकिस्तान के लोगों को मुश्किलात से निकालें। यहां से मजाक की गई है, कहा गया कि ये नारो मांगते हैं, ये कहा गया कि ये हमसे माफिया मांगते हैं, हम इनको किस तरह, फिर जब भी कोई अच्छी बात की गई है इन्होंने हमेशा उसे मजाक लिया है। इन्होंने अपनी ताकत, गुरूर में, तकब्बर में ये इस हद तक चले गए कि अब इनकी आज ये हालत है कि आज अपना बुलाया हुआ जॉइंट पार्लियामेंट का सेशन 1 घंटा पहले मुल्क के वजीर आजम साहब कहते हैं कि आज जहाद है और आप जहाद करने जाएंगे, और 1 घंटे में जब इन्होंने तादाद पता की तो इनको पता लगा कि 25-26 लोग तो आपके अपने नहीं आए, हिलाई जहाज आपके साथ खड़े नहीं है, और कहीं से जहां से फोन आया करता था, वो फोन आता था तो लोग इकट्ठे होते थे, वो फोन अब नहीं आएगा, तो मेहरबानी करके आप देखें वो मामला अब इनके संभलने का नहीं रहा। अब्बासी साहब ये जरा चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इत्तलात है कि शायद फोन आ रहे हैं, अगले हफ्ते दोबारा से ज्वाइंट सेशन बुलाने की बात की जा रही है, जो आप कह रहे हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि वो अब वो मामला गुजर गया है, अब परफॉर्मेंस इस हद तक मुश्किल हो गई है कि कोई इनके साथ इस वक्त खड़ा नहीं हो सकता। अगर बड़ी फोन भी आए, ये जो इलेक्टेड लोग हैं, एक तो जिस तरह अमजद साहब हैं, कुछ लोग हैं जो इनकी कोर जमात के लोग हैं, इन्होंने शायद अपने साथ खड़ा रहना है, बेशुमार लोगों को इधर उधर से लाकर इस हुकूमत को बनाया गया था। वो लोग पीटीआई के नहीं थे, वो समझते थे कि अगर इमरान खान की परफॉर्मेंस बेहतर हो गई है, हमें एक चांस मिल रहा है, हम वजीर बन जाएंगे, वो इकट्ठे थे। वो अब मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपना बसेरा कहीं और जाना है, उसके लिए उन्होंने अपनी तैयारी कर ली है। एलाइज भी एक हद तक आपके साथ रहते हैं, एलाइज की अपनी सियासत होती है, उन्हें अपनी वोट बैंक भी उन्हें अपना वोट बैंक बचाना होता है। अब इस मुश्किल मैं ये न्याजी साहब से जवाब लूंगी, लेकिन न्याजी साहब आपकी इजाजत से पहले मैं वसीम अख्तर साहब से भी पूछ लूं कि ताकि इकट्ठा आप जवाब दे सकें। वसीम अख्तर साहब, PMLQ की तरफ से भी हमने ये बयानात सुने, GDA भी बहुत ज़्यादा अपनी रिजर्वेशंस का इजहार कर रही है, कंसल्टेशन में शामिल ना करने पर, किसी मामले पे ऑन बोर्ड ना लेने पर एतराज़ात हैं। MQM की तरफ से भी आपकी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद इसी किस्म के बयानात आए। मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये माजरा है क्या? सिर्फ और सिर्फ ये कानून साजी जो हुकूमती बिल्स हैं इस पर मुशावरत में ना शामिल होने का है, या कोई और भी इश्यूज हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? देखें, ऐसा नहीं है। 3 साल हो गए हमें इस कोलिशन में। हमने जो भी हमारे खदशात रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, हमने PM साहब की मीटिंग में या असद उमर साहब की मीटिंग में या यहाँ सिंध से रिलेटेड गवर्नर साहब की मीटिंग में हमने रखे और उनसे बातें की। मगर जो अब इशू आ गया है महंगाई का, वो हमारे लिए भी एक मुश्किल वो एक मरहला आ गया है कि हम अपने वोटर्स, सपोर्टर्स को कैसे जवाब दें। हमारे विद इन पार्टी जो कारकुनान हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं, वो राब्ता कमेटी के मेंबर्स, इवन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी ये बात कर रहे हैं कि ये जो महंगाई वाला इशू है, इसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे। फिर हम पे ये चीज़ आती है कि आप भी तो गवर्नमेंट में हो, हम तो जाहिर है कोई एहतजाज भी करेंगे तो हम पे ये बड़ा सवाल आएगा महंगाई से पर्टेन करता हुआ कि आप तो खुद गवर्नमेंट में हो, आप एहतजाज किस लिए कर रहे हो। तो हम 3 साल से हमने तो कोई आवाज़ ऐसी बुलंद नहीं की थी। आज महंगाई एक इशू है। जहाँ तक EVM की बात आ रही है, वो तो एक वक्त ऐसा आ गया है और EVM पे भी हम चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी हो, साफ और शफाफ इलेक्शन हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, मगर उसमें पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, EVM का जो मामला है, नैब ऑर्डिनेंस का मामला है, सारे सामने अगर इस पे कानून साजी के लिए जब कहा जाता है या ज्वाइंट सेशन कॉल होता है तो MQM उसमें साथ देगी, उसमें वोट करेगी। देखिए, मैं तो फिर वही बात कर रहा हूं आपसे कि सारे स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई करें, उनको ऑन बोर्ड लें। हमारे ऑफिस में शिबली साहब की मेहरबानी थी, वो आए थे और उन्होंने प्रेजेंटेशन दी थी, डेमोन्स्ट्रेशन दी थी उस मशीन की। हमारे कुछ क्वेश्चंस थे उनके लिए कि ये मशीन में ये टेम्परिंग हो सकती है
और बहुत सारे सवालात थे उनके पास लिखे हुए हैं, उनके साहब जो आए थे साथ उन्होंने लिखे हुए हैं, उनके जवाब का मुंतजर हैं हम लोग उनके जवाब के। इसी तरह ऑपोजिशन के भी जो खदशात हैं उनको लेके बैठे, कंसेंसस के साथ एक चीज पास कराई जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। हम अगेंस्ट नहीं है, मगर तरीकेकार क्या होगा, इतनी मशीनें, लाखों की तादाद में मशीनें लेनी होंगी, क्या इतना पैसा है गवर्नमेंट के पास? और अगर इन लाखों की तादाद में मशीनों में 100 मशीनें इलेक्शन कमीशन के जो लोग होते हैं जो इलेक्शन कराते हैं उन पे बड़ी बड़ी इल्जामात लगते रहे हैं, इलेक्शन कभी भी साफ शफाफ नहीं हुआ इस मुल्क में, तो इतने खदशात हैं, ट्रस्ट डेफिसिट इतना बढ़ गया है इस मामले कि क्या उन लाखों मशीनों में से 100 मशीनें अपने कंट्रोल में करके रिजल्ट ले सकते हैं? करनी है, ऑन बोर्ड ले लें, आप मुशावरत करते, चीजें क्लियर करते कि कैसे करेंगे, कैसे मुमकिन बनाएंगे, तो फिर ये मामला आपकी जमात की तरफ से नहीं आता। बिफोर आई मूव ऑन, मैं वसीम अख्तर साहब, ये जो आपने भी बात की ना महंगाई के इशू को लेकर, ऑब्वियसली सवाल लोग करते हैं, यही सवाल हम PMLQ से भी करते हैं, GDA से भी होता है, MKM से भी, जितनी इत्तेहादी जमातें, कि फिर वाकई अगर हालात यही हैं, 3 साल हुकूमत ने नहीं सुनी, हालात कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, जिनके हल्के हैं उनके वोटर्स का प्रेशर होता है, तो MKM फिर ये 2 वजारतें छोड़ देगी अपनी? देखिए, ये तो पार्टी फैसला करेगी। ये सारे जो खदशात हैं वो सामने रख के डिस्कशन हो रहा है। हमारा आपस में राब्ता कमेटी बैठती है इस इशू पे कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या किस किस चीज़ की पॉसिबिलिटी है। ज़ाहिर राब्ता कमेटी डिसाइड करेगी कि क्या करना है। मेरा अकेले का हतमी कोई फैसला नहीं है ये, मगर ये प्रेशर्स बिल्डअप हो रहे हैं। मेरा बताने का मतलब ये है, आपके तवज्जो से हुकूमती बेंचों पे ये बात पहुंचाना चाह रहा हूं मैं। बिल्कुल ऐसा है, बहुत सारी जगह से सजेशन ऐसा आया है कि हम पार्टी को सपोर्ट करते रहें। नेशनल असेंबली में जो हमने साथ दिया हुआ है वो करते रहे, मगर हम लेकिन इस पे कोई फाइनल फैसला अभी ये बातें आ रही हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये मशवरे आ रहे हैं। नियाजी साहब, आपने दोनों की बातें सुनी है। देखिए, इत्तेहादियों के तो एतराजात, आप वो कह रहे 3 साल से मौजूद हैं, आप उनको ऑन बोर्ड नहीं लेते किसी मामले पे जब जरूरत पड़ती है। ये मैं PMLQ के कामिल अली आगा साहब का बयान बता रही हूँ, कहते हैं जरूरत पड़ती है तो फिर इनको हम याद आ जाते हैं, बट अदरवाइज ये पूछते भी नहीं है। जैसे हमारा बजट पे हमारे वोट चाहिए थे तो इन्होंने फिर कांटेक्ट किया, अब इस मामले में भी यही है। और सबसे बढ़ के ये नियाजी साहब कि आपके तो अपने पार्टी के लोग खिसकना शुरू हो गए हैं आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, कोई ऐसा नाम बता दे जो हमारी पार्टी से अलग हुआ हो और उसने कहा हो कि जी मैं इमरान खान साहब के साथ मैं ये नहीं कह रही अलग हो गए, मेरा मतलब है कि ये कानून साजी का जो मामला है नहीं, उसी दिन उन्होंने रिजर्वेशंस अपनी सामने रख दी, उसी दिन परवेज खटक साहब गए और मेरी बात मुकम्मल होने दें ना जी। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह तमाम पार्टी जो है वो इमरान खान साहब के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी, चाहे लेजिस्लेशन के ऊपर है। बाकी हमारे जो भाई हैं इत्तेहादी हैं, हमेशा इत्तेहाद के अंदर जो है वो ऊंच नीच लेजिस्लेशन हो या कोई ना कोई इशू हो, उस पर अपनी एक राय होती है और राय को आप मुस्तरद भी नहीं कर सकते। आप हमेशा उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करते हैं। ये हमेशा इत्तेहादों में होता रहा है, ये कोई अनहोनी बात नहीं है जिसके ऊपर हम चाय की प्याली में इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दें कि जी हमसे कोई अलग हो गया या अलग होने जा रहा है। ना अभी वसीम भाई ने ऐसी बात की कि हम अलग हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल मुश्किलात भी हैं, और जिससे कि आपने कहा कि इन्फ्लेशन के ऊपर खान साहब ने पिछले दिनों खुद स्पीच की, कौम से खिताब किया कि दुनिया में भी मसाइल हैं, हम भी उस मसाइल को फेस कर रहे हैं, इसलिए तो हमने इतना बड़ा पैकेज दिया। ड्यूरिंग कोरोना भी हमने कोशिश की कि हम अपने गरीब लोगों को उठाएं और तमाम स्टेक होल्डर्स को, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी थी, चाहे हमारा आम आदमी था, एहसास प्रोग्राम के ज़रिए हमने और फिर एक बड़े पैकेज के ज़रिए हमने उनको अकोमोडेट किया। इसी तरह अब फिर दुनिया के अंदर जो इन्फ्लेशन एक बड़ा अजीब बात है कि एक हम उसका भी शिकार हो रहे हैं। अब फिर उसमें हमने कोशिश की है कि लोगों के अकोमोडेट करें, चाहे किसान है, चाहे हमारा जो छोटा मजदूर दिहाड़ीदार है, उसको हम डायरेक्ट जो है उसको सब्सिडी, टारगेटेड सब्सिडी देने जा रहे हैं। इसी तरह बहुत सारे हमारे जो एहसास के खलत प्रोग्राम है या हमारा
जो एहसास प्रोग्राम है उसके जरिए से हम कोशिश कर रहे हैं कि चलिए वो तो आप उन इकदामात का जिक्र कर रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत उठा रही है। ये अलग बात है कि ऑब्वियसली उस पे क्रिटिसिज्म है, तनकीद है, कितना वो कामयाब हो रहा है, कितना नहीं। आपने न्याजी साहब जी बिल्कुल, मैं उसी पे आ रही हूँ न्याजी साहब के पहले तो ये बता दें कि ये जो जॉइंट सेशन वाला मामला है, क्योंकि एम्बैरेसमेंट तो हुकूमत के लिए रही है, उससे पहले भी मंगल को 2 बिल जो है उसमें आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो ये जॉइंट सेशन जो है वो कॉल ऑफ करना पड़ा। नहीं, इसमें कौन सी शिकस्त है? देखिए, क्या ये लेजिस्लेशन कौम के लिए है? पहली बात, अगर ये कौम के लिए है तो फिर हमारी कोई शिकस्त नहीं है। क्या ये हमारा कोई जाती एजेंडा था? नहीं, कौम के लिए एजेंडा है। तीसरी बात यह है कि हम कौम के लिए एक ऐसे इलेक्शन का इनेकाद चाहते हैं जो 2023 में जो सबके लिए काबिल कबूल हो। इससे पहले आप अपनी तारीख, पार्लिमानी तारीख उठा के ले, जब भी इलेक्शन हुए हैं हर बंदे ने कहा है कि जी इसमें धांधली हुई है, हर पार्टी ने कहा है धांधली हुई है। तो हम चाहते हैं कि हम इस मुसीबत से, इस जंजाल से बाहर आके कैसे इलेक्शंस की तरफ जाएं, ऐसे सिस्टम की तरफ जाएं और ऐसे रिफॉर्म्स लेके आए जिसमें जो है वो ऐसा सिस्टम हो कि सबके लिए काबिल कबूल है। हमने अपोजिशन को आज भी कहा है, कल भी कहा है, आप जो बात कर रहे हैं वो आइडियल सिचुएशन है कि वाकई ऐसा हो जाए कि तमाम लोगों को, तमाम पार्टीज को इस मुत्तफिक हो जाएं और काबिल कबूल हो ये जो प्रोसेस है टुवर्ड्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं। एम्बैरेसमेंट वहां होती है न्याज़। इमरान खान साहब खुद उठ के कहें कि वो अपोजिशन से बात नहीं करेंगे, मुनासिब नहीं समझते हैं, वो चोर चोर डाकू डाकू को कहते रहें, और फिर जब आपका जॉइंट सेशन आपको कॉल ऑफ करना पड़े तो फिर ये बयान आ जाए कि इसलिए हमने कॉल ऑफ किया क्योंकि हम अपोजिशन को इत्तफाक राय में शामिल करना चाहते हैं। सो ऑब्वियसली ये एक मैसेज तो गया कि आप अब अपोजिशन को क्यों शामिल करना चाहते हैं। पहले तो आपने अपने इत्तेहादियों को भी नहीं पूछा। वसीम अख्तर साहब मौजूद हैं, वो तो कह रहे हैं कि जी उनको भी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। मुझे अनफॉर्चुनेटली एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, इस डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। जावेद अब्बासी साहब, ये बताइएगा कि इसमें जो अभी सारे मामला चल रहे हैं इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये, जैसे आपने कहा कि जी बहुत सारे लोगों को फ़ोन जाते थे, अब वो फ़ोन आपको यकीन है कि बंद हो गए हैं, इसलिए चीज़ें कुछ मुख्तलिफ हो गई हैं। सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पर आप रिलाय कर रहे हैं कि उनके दोस्त अब उनके दोस्त नहीं रहे, या फिर इस चीज़ को आप अगले इंतखाबात के लिए, जैसे न्याजी साहब भी कह रहे थे, कि अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले सकते हैं कि चलें हुकूमत की एम्बैरेसमेंट के बाद आए तो सही वो वापस इस बात पर कि अपोजिशन के साथ मिल के हम चाहते हैं कि इत्तफाक राय से आप साफ और शफाफ इंतखाबात की जानिब जाएं जिस पर सबको एतमाद हो। सो क्या अपोजिशन इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करेगी? देखिए, हम तो किसी पे रिलाय नहीं कर रहे और ना हमें उससे फर्क पड़ता है। हम ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की अवाम है, जिन्होंने इनको इलेक्ट किया था या इनसे इलेक्ट करवाया गया था, जो भी आप कह दें, वो इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किलात के अंदर हैं। आप देख लेंगे कल जो मिनिस्टर साहब उन्होंने कहा कि आप 3 वक्त के लिए सिर्फ गैस मिलेगी, आप सुबह नाश्ते के लिए, और अगर किसी ने 9 बजे के बाद, आप जर्नलिस्ट जितने भी हैं, आप लोगों को तो फिर नाश्ता कहीं और जाके करना पड़ेगा, आप लेट उठते हैं। फिर कहा गया कि जी दिन के खाने का एक वक्त में करोगे, हुकूमत के औकात आपको चलना पड़ेगा, अपनी नाश्ते का, लंच का, डिनर का, डिनर है। अब आप अंदाजा कर लेंगे, चीनी का बुरान आप देख लें, आटे का बुरान देख लें, दवाइयों की कीमतें देख लें, रोजमर्रा चीजें की कीमतें देख लें, पेट्रोल की प्राइसेस देख लें। एक आम आदमी के लिए, और आप भी मिलते हैं, आई एम श्योर कि आप भी जाती हैं मार्केट में, आपका राब्ता है, आप लोगों से बात करती हैं, कोई आदमी इस मुल्क के अंदर जो तो बड़ी क्लास थी, हमारी जो वर्किंग क्लास थी, वो बिल्कुल खत्म कर दी गई इन्होंने। और फिर कोई एक एकदम जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनसे लोगों से वादा किया था कि हम इकानमी ठीक करेंगे, लोगों को ख्याल था कि शायद ये सबसे बेस्ट इकानमी, इनके पास कोई टीम है, इनका ख्याल था कि हम गुर्बत से लोगों को निकालेंगे। ये कहते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हमारे पास आएगी, अरबों रुपयों का लूटा हुआ पैसा हम वापस लेके आएंगे, हम घर बना के देंगे, हम नौकरियां देंगे। कोई एक वादा ये पूरा नहीं कर सके, और ये ऐसा वक्त आ गया है कि ये बुरी तरह फंस गए हैं। अब इस मामले से इनका निकलना मुमकिन ही नहीं रहा है। अगर इनके खिलाफ कोई भी अपोजिशन हो, ये अपने जोर से और वजन से हर रोज गिरते जाएंगे। आप आने वाले वक्तों में आप देख लेंगे, इत्तेहादी जो हैं
उनके लिए मुश्किलात सबसे बड़ी है कि उन्होंने भी कल वोट लेनी है, उन्होंने भी अपने हलकों में जाना है, वो लोग उनसे सवाल करेंगे आज अगर बट अब्बासी साहब मुझे एक बात बताइए कि देखें, अब वो इमरान खान साहब इस्लामाबाद आए, उन्होंने 126 दिन का धरना दिया, वो रोज कहते थे नवाज शरीफ साहब को कि जी कुर्सी छोड़ो, घर जाओ, इस्तीफा दो, नहीं दिया ना, 126 दिन का धरना भी उनको घर नहीं भेज सका था। अब आप लोग जितनी मर्जी डिमांड कर दें कि वजीर आजम आप नाकाम हो गए, आपकी काबीना नाकाम हो गई, इस्तीफा दे, घर जाए, आपकी डिमांड पे तो इस्तीफा आने नहीं वाला। सो उसका तरीका क्या है? अगेन मैं उसी पे आऊंगी कि आप लोग ये वाकई करने जा रहे हैं, और स्टार्टिंग फ्रॉम संजरानी साहब सेनेट से, और उसके बाद मूविंग ऑन टू पंजाब एंड देन वापस वजीर आजम की जानिब। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, बड़ा मैं समझता था कि आप जैसे कुछ सीनियर आदमी पूछ सकते। देखें, उस मामले में और इस मामले में बड़ा बहुत कोई आपस में कंटेक्स्ट लिए नहीं है कि उस वक्त सारी अपोजिशन की जमातें जो थी वो हुकूमत के साथ आके खड़ी हो गई, मासवा इमरान खान साहब के साथ। हमारे और पीपल्स पार्टी का सख्त इख्तिलाफ था आपस में, हम लेकिन सारी जो पार्लियामान की जमातें थी वो साथ खड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान की ये डिमांड गलत है, हम उनके साथ नहीं जाते। इस वक्त ये मामला है कि सारी जमातें के जो इत्तेहादी हैं वो भी इनके साथ खड़े नहीं है, इसलिए नहीं खड़े कि वो समझते हैं कि मुल्क के हालात इन्होंने इतने खराब कर दिए। हम सब के लिए मुल्क सबसे पहले है, जमातें बात हैं, ये दुनिया अवाम जो मुंतखब करके हमें भेजती है इससे पहले हैं। वो इतना बड़ा प्रेशर है इस वक्त मुल्क के इस लोगों का कि इनके अपने जो एमएनएज हैं, बेशुमार एमएनएज हैं, वो जो एक तो पार्टी के जो कोर के लोग हैं वो तो शायद नहीं, जो बहुत इधर उधर से आए थे वो अपनी जगह बना रहे हैं, वो तो कल इलेक्शन में उतर भी नहीं सकते, वो इलेक्शन में जा भी नहीं सकते, वो तो अपने हलकों में भी नहीं जा सकते। लिहाजा इनकी जो बेड गवर्नेंस थी, जिस तरह इन्होंने पंजाब को चलाया, कहाँ शहबाज शरीफ साहब पंजाब को लेके गए थे, कहाँ पंजाब सबसे आगे जा रहा था। एक ऐसे ठीक है, तो आप लोगों की रिलायंस जो है इस बात पर भी है कि आपको ये यकीन हो गया है कि अब इनके इत्तेहादी और अपने लोग जो हैं वो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता जान छुड़ा जाएंगे, तो ये हुकूमत खुद छुड़ा ली है, हमारे साथ राब्ते में लोगों ने जान छुड़ा ली है। अब इब्तिदा करने की बात है, वरना आप देख लेंगे लाइन लग जाएगी लोगों की। अब तो लोग राब्ते कर रहे हैं कि हम किस तरह अपना रास्ता बनाएं। इब्तिदा किससे होती है ये पता चल जाएगा। मैं वसीम अख्तर साहब से भी पूछ लेती हूँ कि इब्तिदा क्या इम्कान करने जा रही है। मैंने पहले भी ये सवाल उनके सामने रखा था। और दूसरा, वसीम अख्तर साहब ये भी जरा बताइएगा, क्योंकि जावेद अब्बासी साहब ने स्टार्ट में ही ये बात की थी कि ये फ़ोन कॉल्स वगैरह आ जाते थे और फिर चीज़ें बड़ी आसानी से पीटीआई के हक़ में वो कहते हैं कि चली जाती थी। क्या इस बार भी ये सिलसिला है? और कुछ मेरी इत्तलात हैं कि दोबारा से इत्तेहादियों को ये जॉइंट सेशन के लिए कहा जा रहा है, जो कि कमिंग वीक में होगा, बुध या जुमेरात को। देखिए, हमारा तो कोई ऐसा कहीं भी राब्ता नहीं है, आवाम से राब्ता है। जो और जिस आवाम का प्रेशर का जिक्र मैंने किया वो अभी भी कर रहा हूँ कि हमारे अपने भी बहुत सारे पार्टी के इश्यूज़ थे जो हमने पीएम साहब के सामने 3 सालों में रखे, वो भी पूरे नहीं हुए। मगर हमने उस वजह से कभी भी ये बात नहीं की, मैं प्रेशर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं कर रहा, हमने ये बात नहीं की। मगर आवाम के इश्यूज़, आवाम का मामला है महंगाई, अवाम ही वोट डालती है, हमारे सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं यहाँ। वो जब बात कर रहे हैं महंगाई पे तो हमें उनके साथ खड़ा होना है। हम उन्हीं के लिए सियासत कर रहे हैं, उन्हीं के मसाइल के हल के लिए इस सियासी सिस्टम में आए हैं। तो हमने अपने भी जो पार्टी इश्यूज थे वो भी परे रखे, साइड पे रख दिए कि अभी गवर्नमेंट मुश्किल में है, हालात अच्छे नहीं हैं, चलें ठीक है, हम बंद कमरे में ज़रूर पीएम साहब से उसकी ज़िद करते हैं। मगर महंगाई का जस्टिफिकेशन मेरे पास नहीं है कि मैं क्यों हूं हुकूमत में। तो यहां आके हम भी एक कॉर्नर में फंस जाते हैं, हमारे पास जवाब नहीं होता। ऑब्वियसली जब हम हुकूमत की बात करते हैं कि हुकूमत की परफॉर्मेंस बुरी है या महंगाई बढ़ गई या बेरोजगारी बढ़ गई, सो हुकूमत डज नॉट मीन पीटीआई ओनली, एमक्यूएम, पीएमएलक्यू, जितनी इत्तेहादी जमातें, दे आर ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। सो सारी हुकूमत में ये सब इत्तेहादी भी शामिल हैं। और आपने शुरू में ही ये बात कर दी थी कि हुकूमत से फिर हमसे भी लोग कहते हैं कि जी आप भी वजारतें लेकर बैठे हुए। लेकिन सवाल ये है कि 3 साल हो गए, नहीं वो चीज़ें ठीक हो सकी, बल्कि महंगाई के हवाले से, अवामी इशूज़ के हवाले से चीज़ें ख़राब हुई हैं। तो क्या आप अगले 2 साल तक, अगर ऑब्वियसली जो चाहते हैं सब कि हुकूमत मुद्दत पूरी करे, एक प्रोसेस है, जमहूरी चलना चाहिए, 2 साल तक इंतज़ार करेंगे, देखेंगे, या अभी कोई फैसला लेंगे? क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने पिछले दिनों बयान दिया कि उनको तो बड़ा टाइम सीखने में लग गया हुकूमत में आकर।
देखें, इसका एक तरीक़ेकार होता है, जब तक हम बर्दाश्त करते रहे। अब हमने महंगाई का इशू अगर नहीं आता तो हम इसी तरह चल रहे थे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। हम पार्टी के इश्यूज थे जो कि हम रेस करते रहते थे विद इन मीटिंग, जो मीटिंग्स होती थी। मगर अब जाहिर है एक ऐसी जगह आ गए हैं कि हमें भी कोई फैसला करना पड़ रहा है, और हमारा मकसद कहीं भी खुदा ना खास्ता ब्लैकमेलिंग या प्रेशर या देखिए, हमने एग्रीमेंट भी पीटीआई से इन द लार्जर इंटरेस्ट ही किया था कि डेमोक्रेसी को मजबूत होना चाहिए। हम जो मेंबर्स हैं आज जो साथ दे रहे हैं वो सिर्फ इसी वजह से गए थे। हालांकि हमारे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं पिछले इलेक्शन में, हमारी सीटें हम समझते हैं हमसे छीनी गई, फिर भी हम पीटीआई के साथ खड़े हैं। ये जो सीटें ली गई थी कराची से, ये हमारा बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस पे, मगर उसको भी हम साइड पे रख के इन द लार्जर इंटरेस्ट पीटीआई का साथ दे रहे हैं। मगर फिर मैं रिपीट करूंगा कि महंगाई ऐसी चीज है, इस पे जो हम वॉर्न कर रहे हैं या हम आवाज उठा रहे हैं, तो पीएम साहब को भी इस पे कोई डिसीजन लेना चाहिए कि मैक्सिमम डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब नियाजी साहब, ये जो बात आपने सुन ली, एमक्यूएम की तरफ से भी सुन ली, कल आई एम श्योर आपने कामिल अली आगा साहब के बयानात भी सुने होंगे, जीडीए का मौक़िफ़ भी इस पर सुना होगा। अभी जो अब्बासी साहब कह रहे हैं कि ये आप लोग अपने बोझ के से ही गिर जाएंगे। अब मुझे ये बताइए कि जो लोग भी वज़ीर आज़म साहब को, इमरान खान साहब को थोड़ा बहुत जानते हैं, तो वो बजाय इसके कि इस चीज़ का इंतज़ार करें कि कब कोई इत्तेहादी अलग होता है या कब कोई उनकी जमात के लोग छोड़ के जाते हैं, क्या इसके चांसेस हैं, जिस पर एक इस्लामाबाद में रूमर्स गर्दिश कर रही हैं कि खुद ही शायद वज़ीर आज़म साहब असम्बलियाँ तहलील करने की जानिब चले जाएँ? सर, ये पहली तो बात है कि कोई इत्तेहादी छोड़ के नहीं जाएगा, ये मैं आपको यकीन से कहता हूँ। दूसरी बात ये है कि इंशाअल्लाह ताला 2023 है, बिल्कुल यकीन है 100%। दूसरी बात ये है कि 2023 का इलेक्शन भी इंशाअल्लाह ताला पीटीआई ही जीतेगी। मुश्किलात जरूर आई हैं, लेकिन ये भी तो हमें मालूम है ना कि आज जो बढ़ के मार रहे हैं अभी मेरे भाई जो दोस्त हैं, तो मुझे ये बताएं कि दरियाफ्त आपने नहीं की गैस के ज़खायर, मुश्किल में, ठीक है, वक्त के साथ मुश्किलात बढ़ी, आपने ऐसी पॉलिसीज बनाई और उस पॉलिसीज में आपने सड़कों पे अपनी गैस फूंक दी, और आज जो है वो आपका जो घर का चूल्हा है वो भी जलाने में आपको मुश्किलात है। एलएनजी के ऊपर आज जो है वो जिस तरीके के साथ मुआहदात किए गए उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और उस पर भी कई शक व शुबहात भी हैं। और फिर जो टर्मिनल लगाया गया, फिर इतने ज्यादा, देखें दुनिया में बहुत सारी चीजें, आप एनर्जी के कई सोर्स होते हैं, आप लोगों को सोर्स ऑफ एनर्जी जो है ताकि उनके घर का चूल्हा जले, उनकी बिजली बले, उसकी बहुत सारी आप बड़े बड़े डैम्स बनाते हैं। ये तो सारी चीजें कोई एक दिन में तो नहीं होने वाली ना। तो आपने पिछले कई दहाइयों से सिर्फ लूट मार का बाजार गर्म रखा, और उसके नतीजे में आज इतनी मुश्किलात जो आज पीटीआई फेस कर रही है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट फेस कर रही है, तो उसकी वजूहात को एक दिन में तो नहीं आ गई ना। इसके बड़े एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है जी, आप करें। एक मेरा ज़िमनी सवाल भी ले लीजिएगा। आप जो बात कर रहे हैं, चलें मैं चले मान लेती हूँ, अवाम भी सुन रहे हैं ऑब्वियसली, कि आप कहते हैं कि इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया। ये माजी में भी जब पीपल्स पार्टी गई थी तो पीएमएलएन ये कहती थी, पीएमएलएन गई तो आप ये बात करते हैं, पीपल्स पार्टी जो है उससे पहले मुशर्रफ को ये कहती थी। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये चीज़ें कब तक चलेंगी नियाजी साहब? 3 साल गुजर गए हैं, उसके बाद क्या अवाम ये चीज़ें सुनेंगे कि माजी के हुक्मरानों ने ये किया? आपने क्योंकि खुद ये क्लेम किए थे, आपके अपने दावे थे कि आप आएंगे 100 दिनों में ये कर देंगे, 6 महीनों में ये कर देंगे, साल बाद ये हो जाएगा। बिल्कुल हमारी बात, हम उस बात पे कायम थे, और हमें नहीं मालूम था कि इन लोगों ने कितना डबो के गए। बिल्कुल। दूसरी बात जो मैं आपकी करना चाहूँगा, मैं आज आपके तवज्जो से पूरे पाकिस्तान को ये कहना चाहूंगा कि तमाम पार्टीज पार्लियामेंट में आए। मैं समझता हूं जितने भी माहिर माइशियात बैठे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने डॉक्यूमेंटेशंस के साथ आए कि इसकी मुल्क की इकोनॉमी के साथ किसने मैं समझ खिलवाड़ किया, किसने कितनी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर गिव एंड टेक की, किसने आपकी जो आईपीपीस के ऊपर मुआहदात जो है वो
किसने गलत किए, आपकी जो एनर्जी की पॉलिसी थी रिन्यूएबल एनर्जी पे ऊपर आप क्यों नहीं गए, ये बहुत सारी आपके जो आज इकोनॉमी को दरपेश मसाइल हैं, बिल्कुल डिबेट होने चाहिए। इसलिए मैं समझता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और किसने इस मुल्क के साथ, मैं समझता हूं कि वो आप ये कह रहे हैं कि पार्लियामान में डिबेट करवा के ये चीज क्लियर कर दें वंस एंड फॉर ऑल कि कौन जिम्मेदार है, ये चीज आपको वाकई लगता है कि पाकिस्तान में पॉसिबल है? ये हो जाएगा डिबेट के थ्रू मामला? देखें, इसके लिए मैं मुहिम शुरू करूंगा। मैं समझता हूं कि पार्लियामान में डिबेट, देखिए असल फोरम क्या है, सड़कें तो नहीं है ना। फोरम आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर को हटाने के लिए फोरम क्या है, पार्लियामेंट है ना। अगर पार्लियामेंट फोरम है तो फिर डिबेट भी पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए, जहां दूध का दूध पानी का पानी हो। इसलिए तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, आपको याद होगा कि जब बजट स्पीच आई तो हमने बहुत सारी बातें खान ने सामने रखी, उसमें ये भी आपने कहा पार्लियामान में आपके खुद के वजीर आजम नहीं जाते? देखिए जाते हैं, लेकिन इनका जो पहले दिन जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आए थे तो उनको स्पीच करने दी गई? नहीं करने दी गई। क्यों नहीं करने दी गई? वो मुंतखब वजीर आजम थे। मुंतखब वजीर आजम क्यों तकरीर नहीं करने दी गई, मेरा भी सवाल है। क्या उन्होंने कौन सा ऐसा, मतलब मैं समझता हूँ दिन उन्होंने ठीक है, ये ऑपोजिशन आप कहते हैं कि उनको तकरीर नहीं करनी देती है, मुंतखब वजीर आजम थे और PMLN ने बहुत सारे मुआहदे ऐसे किए हैं। अब्बासी साहब मुझे ब्रेक लेने दें, मैं वापस आकर आपसे जवाब लूंगी इसका, और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद कि ऑब्वियसली ब्लेम गेम से हट के क्या आज पाकिस्तान जिन मसाइल के साथ, और मैं अवामी मसाइल की बात कर रही हूँ, महंगाई है, डॉलर का रेट कहाँ चला गया है, पेट्रोल की कीमत कहाँ चली गई है, बिजली के नर्ख महंगे हो गए हैं, गैस महंगी भी है और अवेलेबल भी नहीं है। सो ये अवामी इशूज़ जो हैं, क्या किसी एक जमात के पास इसका सोल्यूशन है? इन मसाइल से अवाम को निकालने का हल मौजूद है? इस पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, ये बताइए कि अभी जिस तरीके से हम बात करें कि साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए, हर कोई चाहता है, लेकिन उसकी जानिब कहीं ना कहीं कोई रिजर्वेशंस हैं। लेकिन क्या इस वक्त जिन मसाइल का जिक्र आप भी कर रहे हैं, वसीम अख्तर साहब भी बार बार कह रहे थे महंगाई का, ये कोई एक जमात अगर ये चले जाते हैं, आपकी पार्टी आती है, पीपल्स पार्टी आती है, कोई भी पार्टी आती है, वो हल निकाल लेगी, पेट्रोल सस्ता कर देगी, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी, रुपया अप्रिशिएट होने लग जाएगा? ये बताइए ना, ये हल किसके पास मौजूद है? मैं सिर्फ आपके सवाल से पहले सिर्फ इतनी अर्ज कर दूं अमजद न्याजी साहब की खिदमत में कि जब चीनी 53 रुपए थी हमारे वक्त में, तो ये कहा करते थे कि ये चोर और डाकू हैं, इनकी हुकूमत गलत है, ये नहीं कर सकते, हम आएंगे तो चीनी सस्ती करेंगे। आज चीनी 150 रुपए बिक रही है, तो आप अंदाजा करें इनकी कारकर्दगी की। जब पेट्रोल 65 रुपए था, ये कहा करते थे ये पैसे बना रहे हैं, मैं आएगा पेट्रोल सस्ता करूंगा। बासी साहब उसका सवाल से जवाब देना जो पूछा है, मैं आ रहा हूँ, मैं उस पर इकोनॉमी पे आप बताएं ना, आप सजेशन देना, आपके पास क्या? मैं जवाब ले लेती हूँ नियाजी साहब, मैं देता हूँ जरा आप इंतजार। अच्छा। जब डॉलर 100 रुपए पे था, ये कहते थे वो कह रहे हैं प्रपोजल दें, करप्ट लोग हैं, आज 175 रुपए पे चला गया है। जब आप अंदाजा करें कि कर्जा इस मुल्क में सिर्फ 28,000 था, इमरान खान साहब रोज चिल्ला चिल्ला के कहा करते थे कि कर्जा ले लिया है। चले जावेद अब्बासी साहब, लेट्स पुट इट दिस वे, अब्बासी साहब नियाजी साहब जो है ना, वो सजेशंस पे आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि जी तजावीज दें। एक लम्हे को आप ये तस्वुर करेंगे जो आप कहते हैं वो सही है कि इनकी हुकूमत जो है नाकाम हो गई है, ये नाअहल लोग हैं, नहीं चला सके, इन्होंने ले गए हैं 150 रुपए चीनी, अब वो कह रहे हैं तजवीज दें कि कैसे वापस लेकर आए। इसकी तजवीज ये है कि देखें, इनके पास कोई टीम नहीं है। जिस हुकूमत ने 3 सालों में 4 फाइनेंस मिनिस्टर तब्दील किए हुए हैं, इनके पास कोई टीम नहीं है, ये काम इस तरह हो नहीं सकता था, लिहाजा इनकी कोई तैयारी नहीं थी। इसका मैं तरजीह दे रहा हूँ, इसकी एक हल है और कोई और हल नहीं है, और वही हो सकता है। ना अब इनके साथ कोई बैठ के बात करेगा, ना बात करने का वक्त रह गया है, ना ये मुल्क ठीक कर सकते हैं। ये इस मुल्क को और दल फंसा देंगे। इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करें, ये असेंबली डिसॉल्व करें। लोग हल आपकी नजर में ये कि इनको घर भेजें?
नहीं, अच्छा। इलेक्शन होना चाहिए कि Okay. ये टीम नाकाम हो गई है, ये काम नहीं कर सकती, इनके पास कोई वक्त नहीं है। आप देखना इधर उधर की आप ना मारे ना, बुजदार ये साहब तो पंजाब में जिम्मेदार तब्दीली ला साहब। सकते हैं, महमूद खान खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली ला आप सकते हैं, तजावीज दें कि फाइनेंस आप इकोनॉमी मिनिस्टर को के ऐसे पास उठाएं। तांगे तांगे का कल दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर होगा। मेहरबानी करके इस मुल्क को वहां तक ना ले जाएं जहां हम सारे मिलकर भी इसको ठीक नहीं कर सके, और इनके ऊपर कोई सियासी जमात अब इत्मीनान करने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा एग्जैक्टली इनके साथ अभी आप कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये इनकी जमात जो है वो नाअहल है और वो हल नहीं निकाल सकती, आगे कोई भी जमात आए, किसी की भी हुकूमत बने, वो हल निकाल लेंगे। न्याजी साहब वो कह रहे हैं वाहिद सोल्यूशन जो है वो इलेक्शन की तरफ जाना है, असम्बलियां डिसॉल्व हो, इलेक्शन की तरफ जाएं। देखिए इन्होंने सिवाय टीटी मंगवाने के अलावा किया क्या अच्छा, है? अब्बासी साहब अपने बिजनेस एम्पायर ही खड़े किए हैं। कह रहे हैं बेहतरी ला सकती कोई भी जमात। बात बिल्कुल, आज भी बहुत कॉम्पिटेंट लोग, मैं कहता हूँ कि हमें हमारे वक्त में आप देख लेंगे कीमतें एक दफा अब्बासी साहब कॉम्पिटेंट होते तो फाइनेंस मिनिस्टर आपके भाग गए होते। कर्जों को किस तरह रखा था, IMF से जांच छुड़ा दी थी, और बेस्ट इकॉनमी जो थी साहब डार साहब भाग गए थे, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किए गए, और ये जो अफरातून लाए थे असद उमर साहब को, किस तरह वो नाकाम हुआ है। 1 साल बाद इमरान खान साहब ने कहा कि ये महंगाई हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की वजह से थी, फिर उन्होंने मांगा हुआ फाइनेंस मिनिस्टर लेके आए, फिर उन्होंने कहा इसमें फाइनेंस मिनिस्टर को हटाया, इधर उधर की ना मारे ना, इनसे पूछे आपका फाइनेंस मिनिस्टर किधर भाग गया? टीम नहीं है, इनके पास कोई बंदे नहीं है, मांग तांग के हुकूमत बनाई थी। न्याजी साहब वो आपको पता है वो ले आएंगे डार साहब को वापस, जब वो कहते हैं हुकूमत आएगी, उनके पास टीम मौजूद है। जावेद अब्बासी साहब कह रहे हैं हमारी टीम मौजूद है, हम अगर हुकूमत में आए तो हम ये चीजें ठीक कर देंगे, आप और आपकी जमात नहीं कर सकती। नहीं, प्रपोजल वो आपको नहीं देना चाहते ना प्रपोजल, वो प्रपोजल उनके पास है, वो किनके पास? कह रहे हैं हाल हमारे पास है, हम आएंगे हुकूमत में तो हम जो है वो चीजें सस्ती कर देंगे। गैस इन्होंने आपको तो वो मशवरा दे रहे हैं कि आप घर जाएं बस। देखिए हमने मशवरा इनका सुन लिया, हम इनसे पूछना चाहते हैं, देखिए गैस इन्होंने दरियाफ्त करने के कितना इन्होंने कंपनीज को ठेके दिए थे, इन्होंने डॉलर्स को स्टेबल रखने के लिए क्या इकदाम किए थे, क्या जब ये गए थे 2018 में तो ये कितने डॉलर छोड़ के गए थे, मुल्क का जो दिवालिया निकाल के गए थे, स्टील मिल ये बंद करके गए थे, रेलवे ये चलती चलती बंद करके गए थे, PIA का हाल आपको मालूम है। अच्छा, मुझे इनकी लागतें जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने ईवान फील्ड के मेरे ख्याल में फ्लैट बनाने पे थे, दुबई टावर बनाने पे थे, और उनकी लागतें कोई मुझे एक बता दे कि इन्होंने माशाल्लाह बुरे हालात में छोड़ कर गए। ये पाकिस्तान का बड़ा अलमिया रहा है कि जो भी हुकूमत आती है वो पिछली हुकूमत के बारे में हमेशा ये कहती है, PTI के जाने के बाद अगली हुकूमत जो होगी वो भी ये कहेगी कि माजी की हुकूमत मुल्क का दिवालिया निकाल के गई थी। बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव रफ टाइम, आई हैव टू वाइंड अप हियर। अमजद खान न्याजी साहब, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, वसीम अख्तर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।